नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। एपिसोड 60 तक पहुंच चुके हैं। 5 टॉपिक लाते हैं, उससे 5 प्रश्न तैयार करते हैं, उसका मिलकर समाधान करते हैं। एक प्रश्न अंत में आपको दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। देखिए, पहला टॉपिक जो है यही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चूंकि समझना इस चीज को है कि लगातार आप देख रहे होंगे नितिन गडकरी जो इस चीज को चर्चा करते हैं कि भारत के सड़कों पर लगातार जो है एक्सीडेंट की संख्या ज्यादा हो रहा है, तो बहुत सुरक्षित भारत के सड़क नहीं बताए जाते हैं। उन सब चीजों को लेकर के यह जो थर्ड पार्टी बीमा है यह चर्चा में रहा है, ठीक है। और दूसरा एक इशू इससे संबंधित हो जाता है, एक अधिनियम जो कि 1988 में आया था, मोटर वाहन अधिनियम 1988। तो इसको लेकर के भी प्रश्न बन सकता है। क्या क्या पॉइंट यहां पर है, सबसे पहले देख लेते हैं। थर्ड पार्टी बीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, कौन सा, कितने नहीं है, ध्यान देखना है। 2, यह सभी वाहन मालिकों के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है। देखिए यहां पर क्या है, सभी वाहन मालिकों के लिए, और दूसरा वैधानिक आवश्यकता की बात की गई है, यानी कि कानूनी जरूरत है। यदि आप नहीं ऐसा करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। आगे, इसके तहत बीमा कंपनी जो है थर्ड पार्टी संपत्ति की क्षति के लिए क्या करेगा, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब ये चीजें हम देखेंगे। थर्ड पार्टी बीमा सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी बीमा होता क्या है। दरअसल इसके तहत जो है बीमा कंपनी थर्ड पार्टी संपत्ति के क्षति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो आपका यहां पर स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि थर्ड पार्टी बीमा दुर्घटना होने पर, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर इस तरह की स्थिति हो जाए तो इस स्थिति में किसी तीसरे पक्ष को जो नुकसान होगा उस नुकसान को यह कवर करती है। नाम भी है ना थर्ड पार्टी बीमा, जिसमें संपत्ति की क्षति भी शामिल है। अगर इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या इसमें संपत्ति की क्षति शामिल होगा, आपको हाँ कहना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का चर्चा मैंने किया। दरअसल इसी अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा भारत में सभी वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य किया गया है, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आप देखेंगे कि सही होता हुआ नजर आता है, तो हमें सी विकल्प के साथ चलना है। 1 और 2 दोनों ही सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए। संसद भाषणी पहल बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी अपने आप में आप इसको 4 स्टार दीजिए, चर्चा में रहा है। और यहां पर देखेंगे पूछा गया है सही है और कहा गया है कौन सा कथन, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले, यह लोकसभा सचिवालय है ना, आप जानते हैं लोकसभा सचिवालय भी होता है, राज्यसभा सचिवालय भी होता है, ठीक है। तो लोकसभा सचिवालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक साझा पहल है। कौन सा पहल, ये संसद भाषणी पहल, ठीक है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य, मोटो क्या है इस पहल का, वो बताया गया है। संसदीय कार्यों में, संसदीय कार्य समझते हैं ना, कैसे पार्लियामेंट का सेशन चलता है, बाकी बहुत सारे प्रश्न आंसर होते हैं, सारी चीजें, इन सब चीजों को देखने के लिए। तो संसदीय कार्यों में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए एआई का लाभ उठाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाषाई विविधता कहने का तात्पर्य, आप जानते हैं कि भारत में 8वीं अनुसूची जो हमारे संविधान में है, इसके तहत 22 भाषाएं दर्ज है, ठीक है। आप यूपीएससी में भी इन भाषाओं के साथ जो है एग्जाम दे सकते हैं। अब विभिन्न भाषाओं में संसदीय कार्य जो होता है उसका ट्रांसलेट करना, उसमें प्रश्न उत्तर का जवाब सवाल होना, ये सारी चीजें। अब इसके लिए कहा गया कि एआई का उपयोग कर लिया जाए तो ये बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो कहा गया है लोकसभा सचिवालय, देखिए 2 फैक्ट है, लोकसभा सचिवालय तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो एक और संस्था है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यहां ठहर जाना है। दरअसल ये जो है फैक्चुअली इनकरेक्ट है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। इसके बीच कह सकते हैं एक समझौता ज्ञापन हुआ था, उसी के तहत संसद भाषणी पहल को शुरू किया गया था। यह मामला समझ में आ गया, यानी कि यह फैक्ट गलत है। और इसका उद्देश्य क्या, संसदीय कार्यों में भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए एआई का लाभ उठाना है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही है, दूसरा सही है, तो केवल बी विकल्प के साथ हम चलते दिखेंगे। आगे बढ़ जाए। लोकुर समिति, अगेन लोकुर समिति इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिए। क्यों, कैसे है, देखिए इसके संबंध में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए गठित की गई थी।
जनजातीय पहचान के लिए मानदंडों का निर्धारण, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रुप होंगे उनका पहचान कैसे किया जाए, उनके पहचान के कुछ मानदंड बताए गए। तो कहा गया कि भाई उस मानदंडों का निर्धारण कीजिए। राज्यपाल की शक्तियों पर पुनर्विचार, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार, अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी जो होने वाले हैं इसका सब क्लासिफिकेशन है ना, यहां पर समझिएगा। तो इसका जो उपवर्गीकरण को लेकर के अब यहां पर कहा गया है कि लोकूर समिति को लेकर के। तो सबसे पहले यह हमें जानना जरूरी होगा ना कि यह लोकूर कमेटी जो है कब आया था, कब गठित हुआ था? 1965। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह पूछा जा सकता है। और भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को परिभाषित करने के मानदंड पर विचार करने के लिए गठित की गई थी। यानी कि ये जो आपको कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए मानदंडों का निर्धारण, ये यहां पर सही हो जाएगा। और इस समिति ने जनजातियों को परिभाषित करने के लिए दरअसल जो मानदंड दिए उस मानदंडों की संख्या जो है वह 5 बताई गई। यानी कि इसमें कहा गया कि कोई भी ग्रुप शेड्यूल्ड ट्राइब कब हो सकता है, कैसे पहचाना जाए कि अमुक ग्रुप जो है वह शेड्यूल्ड ट्राइब हो सकता है। तो इनकी पहचान से जुड़ी बातों पर कहा कि देखिए, कोई भी आदिम जनजाति समूह होता है तो उसके लक्षणों के संकेत को हमें देखना है। यानी कि आदिम लक्षणों के संकेत क्या क्या हो सकते हैं, कुल मिलाकर के उनका रहन सहन क्या हो सकता है, भाषा को लेकर के बात कर सकते हैं, अलग से दिख जाएंगे इनके ट्राइबल्स ग्रुप हैं उस तरह से। मुख्य धारा से कितने कटे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा देखिए, जो जनजातीय ग्रुप होते हैं ना वो 3 चीजों के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। वो होता है जल, जंगल, जमीन। ये 3 चीज कहने का मतलब है कि उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो लोकूर समिति ने 1965 में कहा भारत सरकार से कि विशिष्ट संस्कृति को भी पहचाना जाए, एक मानदंड रखा जाए। दूसरी बात कि ये जो ट्राइबल्स ग्रुप होंगे ये बड़े पैमाने पर किसी भी समुदाय के साथ सीधे तौर पर संपर्क करने में संकोच करेंगे। ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जंगल में रह रहे हैं, अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, लक्षद्वीप में रह रहे हैं ना, झारखंड के जंगलों में रह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब यहाँ के जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ियों में रह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप वहां पर जाएं, है ना, अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए ये संपर्क करने में संकोच करते हैं। तो ये भी एक मानदंड रखिए। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ कि भौगोलिक अलगाव रख लीजिए। मैंने क्या कहा, पहाड़ियों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, तो भौगोलिक अलगाव हो गया, है ना। हम मुख्यधारा में रहने वाले लोग हैं, शहर में रहते हैं, तो उससे दूरी बना करके। और एक मानदंड जो है वो आर्थिक आधार रख लिया जाए, और वो क्या है, पिछड़ापन हो सकता है। तो ये 5 ऐसे तरीके बताए लोकूर समिति ने 1965 में भारत सरकार को, और कहा कि इन्हीं मानदंडों के आधार पर अनुसूचित जनजाति कौन होंगे इस पर विचार किया जाए। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा। लोकूर समिति जनजाति पहचान के मानदंडों के निर्धारण के लिए बनाई गई थी, और 5 जो तरीके मैंने बताए हैं उसको लेकर के बात कीजिएगा। देखिए क्यों इस बार ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा 3 स्टार डाल लीजिए, आपका मन करे तो 5 स्टार भी डाल लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यहां पर एसटी, एससी, एसटी वाले में आप देखेंगे सब क्लासिफिकेशन का चर्चा कर दिया, जो यहां ओबीसी में दिख रहा है, उपवर्गीकरण। तो यहां तो ये लोकूर कमेटी ओबीसी में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना एससी एसटी के लिए। तो ये इसलिए यहां पर यूपीएससी ना डायरेक्ट नहीं पूछती, कोई चीज घुमा के पूछ लेगा, है ना। मुद्दा हुआ 2024-25 में पूछ लिया जाएगा 1965-66 का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। चौथा, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक भौगोलिक घटना है, आगेंगे उस पर। खबरों में रहा माउंट लेवोटोबी लाकी का संबंध किस देश से है, यह शब्द बहुत चर्चा में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, एक ज्योग्राफी घटना है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। मुख्य जो हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है ये है माउंट लेवोटोबी लाकी। ये कहां पर है? दरअसल इंडोनेशिया एक देश है ना, पूरब के तरफ, भारत के पूरब में जाएंगे तो इंडोनेशिया एक देश है। और इंडोनेशिया आप जानते हैं द्वीपों का देश है, बहुत सारे द्वीप देखेंगे आप मैप पर देखेंगे, जो नीचे में आसियान में, ऑस्ट्रेलिया से ठीक ऊपर देखिएगा एटलस में ढेर सारे द्वीप ऐसे करके आपको बना होगा। ठीक है, उसी में से एक द्वीप छोटा सा दिखेगा जिसका नाम है फ्लोरेस, यहां पर लिख देता हूं फ्लोरेस। ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरेस चर्चा में रहा है और ये आ सकता है। तो ये जो है फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। कौन सा? ये माउंट लेवोटोबी लाकी।
ठीक है। और हाल ही में क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है यहां पर यह समाचार में रहा। इंडोनेशिया में लगभग अगर बात करें ना तो 120 जो है वह आप कह सकते हैं कि एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ध्यान दीजिएगा, लोग यहां बराबर पर्यटन वगैरह में जाते हैं इन सब चीजों को देखने के लिए। और प्रशांत महासागर की चर्चा करेंगे, मैंने बताया ना ऑस्ट्रेलिया से ठीक ऊपर देखिएगा, तो प्रशांत महासागर में इसको रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित बताया गया है। फिर से बता दूं, रिंग ऑफ फायर एरिया, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या पूछा गया था, सारे बात कर लिया। अच्छा, देश पूछा गया था, किस देश में, तो इंडोनेशिया चर्चा में रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतना भर मत नहीं पूछा जाएगा। जितनी सारी बातें मैंने बताया है कहीं ना कहीं से स्टेटमेंट बनाया जाएगा, तो वह भी आपको ध्यान रखना है। 5वें पर आ जाए, संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन चर्चा में रहेगा ये भी, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है सही है कौन सा कथन। अब देखते हैं, यहां पर 2 कथन है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। चलिए, एक कीवर्ड हमें मिला जो कि पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका मतलब मोटो क्या है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, यह पूछा गया है। आगे बात करते हैं, 15वें वित्त आयोग की चर्चा कर लिया। चलिए, इसकी अवधि में के लिए कहा गया कि इसको 3400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके विषय में देख लेना संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके विषय में समझिए कि दरअसल यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, केंद्र प्रायोजित। ध्यान देना है, यह केंद्र प्रायोजित नहीं है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्या अंतर है दोनों में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बताएंगे, है ना, कि केंद्रीय प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्रीय की योजना क्या अंतर है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, पहले मैं बता चुका हूं और इसके वजह से कई बार लोग गलत करते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कमेंट में आप लिखिए। यह केंद्र क्षेत्र की योजना है जो कि पशुधन विकास के बढ़ावा देने पर ही केंद्रित है। यानी कि केवल अगर आपका ध्यान यहां पर नहीं गया ना, एक शब्द और एक शब्द की वजह से यह स्टेटमेंट आप सही मार के आएंगे, लेकिन यह प्रायोजित केवल गलत था। मामला समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। इसके तहत 15वें वित्त आयोग, अब अच्छा यहां एक चीज आपसे और पूछा जा सकता है, अपने नॉलेज में एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल लीजिए कि 15वें वित्त आयोग की चर्चा किया गया है, तो इसके अवधि तो भैया आपसे पूछा जा सकता है, तो बताएंगे 15वें वित्त आयोग का अवधि कब से कब है, 2020-21 से लेकर के कब से कब, 2025-26 तक। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इस पूरे अवधि के लिए जो राशि आवंटित की गई है वह 3400 करोड़ रुपया होगा, जो यहां पर लिखा हुआ है। एक चीज आपसे और पूछा जा सकती है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये गलत हो गया, जवाब आपको मिल जाएगा। आप कौन सा कथन सही है, दूसरा है ना, केवल बी सही है, ठीक है, हाँ ये मामला हो गया। अच्छा, एक चीज और पूछा जा सकता है आपसे कि भैया ये बता दो इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, यानी कि पशुपालन एवं उसमें भी पशुपालन और डेयरी विभाग, क्योंकि एक मिनिस्ट्री में कई डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो यह भी पूछा जाता है कई बार, खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री से संबंधित बजट वगैरह से जो प्रश्न आते हैं उसमें डिपार्टमेंट पूछा जाता है, मिनिस्ट्री कम पूछा जाता है, तो ऐसी गलती ना हो जाए, ठीक है। जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, इसके अंदर कई डिपार्टमेंट हैं, तो डिपार्टमेंट की जब चर्चा किया जाएगा तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा। लक्ष्य क्या है कि डेयरी व्यवसाय से जुड़े तकरीबन, अगर किसानों की चर्चा करेंगे ना देश में डेयरी व्यवसाय से जुड़े, तो 8.5 करोड़ के आसपास आप रख लीजिए। 8.5 करोड़ जो किसान हैं, इनके इनकम को बढ़ाना, यानी कि इन किसानों की आय में वृद्धि करना, और देसी गोजातीय जो नस्ल है, मतलब देशी गाय की जो नस्ल है उसका वैज्ञानिक संरक्षण करना, ये दोनों इसके एक तरह से कह सकते हैं लक्ष्य रखे गए हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया, ऐड कर लीजिएगा। प्रश्न का जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, कन्नौज। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा इस बार के लिए। डॉल्फिन बराबर चर्चा में रहा है, इसलिए आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे, ठीक है। देखिए, आज का लेक्चर जो है बहुत महत्वपूर्ण था, सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण थे, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। लेक्चर कैसा आपको लगता है ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपके लिए इसमें क्या और ऐड किया जा सकता है, इस बात की भी जानकारी आपको ही मुझ तक पहुंचानी होगी, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ अपना बेहद ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।